हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, महिलाओं की स्थिति। ये बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, जिन्होंने जो है सब्जेक्ट लिया हुआ है एससीपी यानी पंजाब हिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो हम करेंगे मौर्य, गुप्त एवं वर्धन काल के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति, कि इन तीनों काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। लेकिन ये सिलेबस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, जिससे ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी बहुत ही आसानी से पहुँच सके। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6th क्लास से लेके एमए तक के बच्चों के लिए सारी वीडियो उपलब्ध है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद जो है चैनल बन सकता है। सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल में स्टोरेज भरेगा नहीं, लेकिन समय समय पर आपको जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का वीडियो ज़रूर मिलेगा। इसलिए सोचिए नहीं, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं महिलाओं की स्थिति जो है मौर्य और गुप्त और वर्धन काल में किस प्रकार की थी। महिलाओं की स्थिति के अंतर्गत आगे बात करें, मौर्य साम्राज्य में जो है महिलाओं द्वारा अपनाया जाने वाला व्यवसाय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं के द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय कौन कौन से थे। इस काल की महिलाओं को स्वतंत्र जीवन एवं उनके जन सेवा के कार्य में संलग्न होने के कई प्रमाण मिलते हैं। यानी देखा जाए तो महिलाएं स्वतंत्र जीवन जीती थी और कई क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे, क्योंकि इसका हमें कई प्रमाण मिले हैं कि इसमें जन सेवा कार्य में बहुत सी महिलाएं जो थी लगी होती थी। देखा जाए तो वो प्राय वस्त्र उद्योग, मंदिरों में नर्तिकाएं, दैनिक मजदूरी एवं दरबार में सेवक के रूप में अपना जो है कार्य करती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है कि इस काल में प्राय जो थे औरतों को शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो वस्त्र उद्योग में कार्य कर सकते थे, मंदिरों में नर्तिका के कार्य करते थे, यानी जो है मंदिरों में नर्तिका के कार्य जो है इनको मिल जाता था, और दैनिक मजदूरी भी ये लोग करते थे। दरबार में सेवक के रूप में अपना कार्य भी करती थी। आपने देखा भी होगा कि रानियों को जो है बहुत सारे दासियां होते थे, महाराजा के भी दासी होते थे। तो ये कार्य जो थे आम महिलाओं के ये वर्क मिलता था। कई बार वो राजा के अंगरक्षक के रूप में भी दिखाई देती थी। अंगरक्षक के रूप में भी महिलाओं को आगे रखा जाता था, किंतु यह विशेष अधिकार प्राय उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित थे। ये अंगरक्षक जो होती थी महिलाएं, वे उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी। सामान्य वर्ग की महिलाएं जो थी दास के रूप में मौर्य साम्राज्य काल में अपना जीवन बिताती थी। इस काल की महिलाएं युद्ध एवं खेलों में काफ़ी हिस्सा लिया करती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि इस काल की महिला युद्ध एवं खेलों में भी हिस्सा लेती थी। शायद ही किसी ऐसा समय काल हो जब महिलाओं को युद्ध एवं खेलों में हिस्सा लेने को मिलता हो। ये आधुनिक युग में आज के समय में ऐसा संभव है, लेकिन थोड़ा सा वैदिक काल में भी इस तरह की बातें देखने को मिली थी। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात था कि हमें मौर्य साम्राज्य काल में भी ये देखने को मिलता है कि महिलाओं को जो है युद्ध एवं खेलों में हिस्सा लेने की पूरा जो था प्रबंधन थी। तो देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात है। आगे देखें तो संपत्ति पर अधिकार, चलिए देखते हैं। यदि आगे हम बात करें संपत्ति पर अधिकार, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मौर्य साम्राज्य काल में औरतों को संपत्ति पर अधिकार की व्यवस्था थी। प्राय यह देखा गया है कि विवाहित महिला विवाह में मिले भेंट जैसे कि स्वर्ण जो है भूषण, जेवरात आदि अपनी संपत्ति के रूप में रख सकती थी। जो महिलाओं को विवाह के समय भेंट में मिलता था वो उनकी जो थी संपत्ति था और उन पे उनका अधिकार था। और ये बात देखा जाए तो चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भी साबित होती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 2000 चांदी के सिक्के और उसके अतिरिक्त अन्य धनराशि जो उसके पति के पास उसको नियमित रखी हो, कि संपत्ति रखने की अनुमति जो है उस समय की औरतों की थी।
महिलाओं को ये अधिकार दिया गया था कि वो 2000 चांदी के सिक्के और उसके पति के पास जो धनराशि थी उन पे जो था महिलाओं का अधिकार था। और ये बात साबित भी करता है। कौटिल्य के अनुसार जब किसी भी महिला का पति मर जाता था या गैर हाजिरी होता था या कहीं चला जाता था तो उसके उपरांत उस पति के जीवन निर्वाह का कोई साधन न हो तो वह धन संपत्ति का उपयोग अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कर सकती थी। और भी कौन सा, जो कि 2000 चांदी के सिक्के होते थे जो पति का संपत्ति होता था, उसका उपयोग जो है औरतें अपने बच्चों के पालन पोषण में लगा सकती थी। और ये महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था और इस बात का जो है हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साफ तौर पर देखने को मिला। अर्थात इससे भी महत्वपूर्ण बात थी कि महिलाएं अपनी संपत्ति जो है अपने बहू को दे सकती थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात इस समय आ जाता है। और इस काल में औरतों के पास उनके पति की मृत्यु हो जाने पर विरासत से संबंधित जो है सीमित अधिकार थे। यानी ये भी महत्वपूर्ण बात है कि इस समय काल में, मौर्य काल में, औरतों के पास उनके पति की मृत्यु हो जाने पर जो भी पति का होता था उस पर सीमित अधिकार थे और पुण्य विवाह की स्थिति में वह अपने पति की संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाती थी। तो ये महत्वपूर्ण बात उस समय था कि मान लीजिए अगर पति की मृत्यु हो गया, अगर उसके बच्चे हैं और बच्चे के साथ ही औरत जो है अपना जीवन निर्वाह करती है, उसी को अपना धन संपत्ति समझती है, तो उसके सारे संपत्ति पर जो पति का था उस पर अधिकार होता था। लेकिन अगर वो मैरिज कर लेती थी, पुण्य विवाह कर लेती थी, तो उसके पति पे जो भी संपत्ति का अधिकार था उन अधिकारों से वंचित हो जाती थी। ये महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो जो औरतें मैरिज कर लेती थी उनको जो है पति की संपत्ति से अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। यदि एक विधवा का कोई पुत्र हो तो वह अपनी संपत्ति का उपभोग करने को स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि उसे अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों को देना आवश्यक था। कि मान लीजिए किसी विधवा के पास अगर एक लड़का है, उसने अपने पुत्र को जन्म दिया हुआ है, तो वो सारे संपत्ति जो है उसका पुत्र का है। सिर्फ महिलाएं जो होगी तब तक उसकी संरक्षण करेगा जब तक बच्चा जो है उस संपत्ति के अधिकारी के लायक नहीं बन जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं जो होते थे वो संरक्षण के रूप में कार्य यहाँ पर कर रहे थे। अगर आगे हम बात करें महिलाओं के विरुद्ध अन्याय, तो इसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि मौर्य साम्राज्य काल में हमें महिलाओं के विरुद्ध अन्याय भी देखने को मिला। चलिए देखते हैं। तो महिलाओं के विरुद्ध अन्याय काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कौटिल्य में देखा जाए, कौटिल्य ने जो समाजशास्त्र लिखी है उसमें ये बात साफ तौर पे लिखी गई थी कि समाज में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर प्रकाश डालता है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखे है उनमें सारी बातें जो है दर्ज है, जिसमें महिलाओं के पर होने वाले अत्याचार का भी इसमें जिक्र की गई है। उसने अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं जिसके तहत ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों को कड़े दंड दिए जा सके। देखा जाए तो कौटिल्य ने अपने जो है अर्थशास्त्र में ऐसी बहुत सी बातों को जिक्र किया है जिनमें जो है अपराधी महिलाओं को कड़े से कड़े दंड देने के प्रावधान भी उसमें सुनिश्चित किया गया था। कौटिल्य ने उन अधिकारों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया जो कारखानों एवं जेलों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे। बेशक कौटिल्य ने औरतों के प्रति जो व्यवहार होता था उस पर कड़ा विरोध किया था और ये महत्वपूर्ण भी था। किसी हिंदू महिला की हत्या ब्राह्मण की हत्या के बराबर मानी जाती थी। यानी उस समय अगर किसी भी औरत को कोई हत्या करता था तो एकदम ब्राह्मण की हत्या के समान माना जाता था। रीज़न ये था कि महिलाएं कमज़ोर होती थी और कमज़ोर महिलाओं को जो है हत्या करना ब्राह्मण की हत्या के समान उस समय माना जाता था। और ये बात जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दर्ज है। कहते हैं दहेज एवं संपत्ति आदि के लिए अन्य न्याय प्राप्त करने की महिला अदालत जा सकती थी। तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि दहेज एवं संपत्ति आदि के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए महिलाओं को जो है अदालत जाने की पूरी छूट थी। और यही बात विधवा विवाह एवं तलाक के मामले में भी लागू होता है, जो महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हर एक महिला जो है विधवा या विवाह एवं तलाक के मामलों में ही वो अदालत में जो है अपनी बातें रख सकती थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान जो है
मौर्य समय काल में देखने को मिला। कहते हैं आम औरतें एवं वेश्यावृत्ति। कहते हैं औरतें में जो थी, औरतों की दशा के अंतर्गत आम औरतें एवं वेश्यावृत्ति भी हुआ करती थी। कौटिल्य एवं अन्य ग्रीक लेखकों ने दोनों को जो है गणिकाएं और सार्वजनिक महिलाओं के बारे में काफ़ी विस्तृत कहा गया है। उन्होंने राजा दरबार में उनके संबंध एवं उनके सामाजिक जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। और इन औरतों में नर्तिकाएं, अभिनेत्रियां और संगीतज्ञ एवं अन्य फनकार आती थी। वेश्यावृत्ति की प्रथा समाज में उस समय प्रचलित थी और सामान्य जो है राज परिवार एवं तक सीमित थी। यानी देखा जाए तो वेश्यावृत्ति जो है राज परिवार तक सीमित थी और इस व्यवस्था पर कर भी लगाया जाता था। यानी वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को जो है राजा को कर भी देना पड़ता था। अर्थशास्त्र में वेश्याओं का उपयोग गुप्तचरी के लिए भी किए जाने की बात कही गई है। यानी औरतों जो वेश्यावृत्ति करते थे, जो राजा उनका जो है गुप्तचरी के उपयोग भी करते थे। महिलाओं के शराब के सेवन में पुण्य पाबंद थी एवं उनके लिए अन्य सजा का भी प्रावधान था। उस समय काल में एक महत्वपूर्ण बात ये भी उभर के सामने आया कि महिलाओं को जो है शराब पीने में प्रतिबंध लगाई गई थी। कोई महिला अगर शराब पीती थी तो उन पे जो है कई तरह के सज़ा का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया था। लेकिन एक बात तो आमतौर पे यहाँ साबित हो जाता है कि यहाँ वेश्यावृत्ति की पूरी आज़ादी थी और सरकार जो था, यानी मौर्य साम्राज्य काल के जो राजा था, वो वेश्यावृत्ति के अंतर्गत जो है उनसे टैक्स भी चुकाने को कहा करते थे। तो ये सारी बातें देखने से ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य काल में महिलाओं की दशा जो थी कुछ हद तक सही भी थी तो कुछ हद तक बेकार भी थी, लेकिन वैदिक काल के अंतर्गत नहीं था। वैदिक काल में उत्तम थी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा था। तो ये महत्वपूर्ण बात आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आएगा वो आएगा गुप्त काल में महिलाओं की भूमिका। तो गुप्त काल में महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और ये बात आपके मन से जाना नहीं चाहिए। और शेयर करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, अपने जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इसके लिंक को जो है कॉपी करके लगाना है, जो कि बहुत आसान है और ये आप भली भांति कर सकते हो। जिससे आपको फ़ायदा हो उसका जो है हमेशा सहायता करना चाहिए, उसके साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे लिए अच्छा करोगे तो आपके लिए भी हमेशा अच्छा ही होता रहेगा। और ये महत्वपूर्ण बात है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो शेयर जरूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए। सेव कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद चैनल है और सब्सक्राइब करने से आपका जो है मोबाइल स्पेस बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपको समय समय पर नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।